Hi. So UPPSC Polytechnic Technical Lecturer Recruitment 2025 is on board एंड ये वैकेंसी ये रिक्रूटमेंट मोर देन 500 सीट्स के साथ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वेरियस ब्रांच के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ब्रांचेस जो हैं जिससे आप बीटेक बीई करते हैं वो ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं। मैं आपको वैकेंसीज बताऊंगी। यदि आप यूपी के अंदर एक ग्रुप बी की गैजेटेड जॉब चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। इनफैक्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इट इज हैविंग द हाईएस्ट वैकेंसीज एंड फॉर ऑल ओवर द ईयर जो वैकेंसीज हैं वो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अगर हम छोड़ देते हैं आपके जो आरआरबी है एसएससी है वो रिक्रूटमेंट को, तो ये एक काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। एंड यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ आज इस वीडियो में मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। इसकी जो नोटिफिकेशन है उसके भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एज वेल एज स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रहा है उसके हिसाब से आपको टारगेट क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उसके बारे में मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करूंगी। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मीनू मैम पीडब्ल्यू सबसे पहले आप जाकर के यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे सेशन की जो पीडीएफ है एंड जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। देखो ये लेक्चरर इंजीनियरिंग टेक्निकल ब्रांच के लिए है, मतलब आपको पॉलिटेक्निक में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना है, उनको लेक्चर देना है। तो ये एक तरीके की टेक्निकल वैकेंसी है और यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फुटवेयर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एंड यदि आपने मास्टर्स डिग्री ले रखी है तो फिर फर्स्ट क्लास में इधर तो आपको इंटरव्यू में थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर सिलेक्शन है वो 3 स्टेप्स में होने वाला है। पहला स्टेप है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम वो कन्वेंशनल रिटन एग्जाम नहीं है, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको 250 क्वेश्चंस मिलेंगे मल्टीपल चॉइस जो कि 750 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सेकेंड फेज में जब आप रिटन एग्जाम जो कि एमसीक्यू टाइप है उसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा और बेसिकली ये 750 प्लस 100 मतलब 850 मार्क्स का यहाँ पर टोटल होगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो थर्ड स्टेज में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आपका ये फाइनलाइज होगा रिक्रूटमेंट। तो 3 स्टेप में है, एमसीक्यू बेस्ड रिटन एग्जाम, दूसरा है इंटरव्यू, तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद हम थोड़ा वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज, हाईएस्ट वैकेंसी अगर यहाँ पर कोई है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है 140। उसके बाद आपकी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसमें कि 77 वैकेंसीज हैं। देन आपकी सिविल इंजीनियरिंग 62 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 52 है, कंप्यूटर साइंस में 43 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 14 है। उसके अलावा भी अगर आपने किसी अदर ब्रांच से कर रखा है बीई या बीटेक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसीज टोटल 513 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, आपके रेस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर मैंने डाली हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। ये जो रिटन एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका होना है उसका पैटर्न क्या है। देखो यार, ये जो पेपर है एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 है ना। जैसे आप पीएससी में देते हैं ना तो 2 पेपर होते हैं, वैसे यहाँ पर भी हैं। सेम डे पे होंगे, ऐसा अलग अलग नहीं होने वाला है कि एक अभी है और एक 2 महीने बाद है, नो। सेम डे पे 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में जनरल हिंदी के आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर 1 के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन है, तो टोटल 75 मार्क्स के जनरल हिंदी एंड 300 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टेक्निकल पेपर होने वाला है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, 2 आवर्स 30 मिनट्स। एंड इसके बाद आपका जो पेपर 2 है उसमें जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर 2 के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहाँ पर भी आपका जो जनरल स्टडीज है उसके 75 मार्क्स होंगे और सब्जेक्ट रिलेटेड जो पेपर है उसके 300 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो टोटल आपको 250 क्वेश्चन मिलेंगे और 750 मार्क्स के होंगे। 5 घंटे में आपको 750 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब 250 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा, है ना। इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए भी टीम इंजीनियर्स वाला आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी ये 250 क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो यार, ऐसा है, मैं आपको ना एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताती हूँ सबसे पहले, है ना। उसके बाद मैं आपसे सारी बातें करती हूँ। देखो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एग्जाम जो पेपर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो जो डिमांड है वही सप्लाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, डिमांड कुछ है तुम सप्लाई कुछ कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, है ना। तो डिमांड क्या है, पेपर का लेवल क्या है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, उसके बाद
किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद इसको हैंडल कैसे करना है, उसके बाद कितना समय है इस पेपर में, हाउ मेनी मंथ्स यू आर गोइंग टू गेट फॉर द प्रिपरेशन, ये सारी चीजों का अनुमान लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो यार, सबसे पहले इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को अगर मैं बात करूं, उसके पहले मैं बात करने वाली हूं यहाँ पर सिलेबस की, है ना। एक काम करते हैं, कट ऑफ को भी थोड़ी देर में देखते हैं, सिलेबस देख लेते हैं पहले। क्या है कि मैंने ना सिलेबस के लिए आपके लिए यही ओपन कर रखा है ना। और यहाँ पर क्या था कि इसको मैं जब इंपोर्ट कर रही थी ना, तो बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने कहा डायरेक्टली ले लेते हैं। आप देखो, सबसे पहले ये हिंदी का है ना, पेपर 1 में हिंदी है, पेपर 2 में जीएस है, तो ये हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी, वर्ण विचार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, अशुद्धि, शोधन, ये आप पढ़ सकते हैं, मुहावरे वगैरह, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जनरल स्टडीज में आप देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट इवेंट्स, ये सारा आपका जो है ये इतना पार्ट है ना, ये अपना पार्ट है। अब देखो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दो है, तो पेपर 1 में भी आपका टेक्निकल है, पेपर 2 में भी 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का टेक्निकल है। तो यहाँ पर देखो, पेपर 1 में आपका आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके अलावा मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी अपने ग्रुप में, मीनू मैम पीडब्ल्यू, आप डाउनलोड कर लेना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर 1 में आता है और बहुत ही इलैबोरेट करके उन्होंने सिलेबस दिया है। मैकेनिज्म एंड मशीन्स है यहाँ पर, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इंजीनियरिंग मटेरियल जिसको हम मटेरियल साइंस कहते हैं वो भी यहीं पर है। उसके बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग में मेटल कास्टिंग, जॉइनिंग, ये सारा है। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका, देखिए, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। अच्छा देखो, अगर मैं जेई और एई से मैकेनिकल का सिलेबस को मैच कराऊं, तो आरआरबी जेई और एसएससी जेई में रोबोटिक्स और मैकेट्रॉनिक्स नहीं आती है, जो कि इसमें आती है, जो कि ये मैच करता है ईएससी के सिलेबस से, है ना। थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हीट एंड मास ट्रांसफर है, हीट एंड मास ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर नहीं सॉरी, हीट ट्रांसफर है। एनर्जी कन्वर्जन है, एनर्जी कन्वर्जन में आईसी इंजन, पावर प्लांट, यही सारी चीजें हैं। पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है वो इस वीडियो को एक बार पॉज करके यहाँ पर अपने जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस है। यहाँ पर देखो, जो सिविल का सिलेबस है वो काफी ज्यादा बड़ा दिया हुआ है, राइट। एक मिनट, ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो पेपर 1 है ना, वो पार्ट ए करके दिया हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दी हुई है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस दिया हुआ है, पार्ट बी में आपका स्ट्रक्चरल स्टील एंड डिजाइन दिया हुआ है। उसके बाद आपका डिजाइन ऑफ कंक्रीट, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये जो देखा आपका, तो सिविल का सिलेबस काफी बड़ा दिया हुआ है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का थोड़ा छोटा सिलेबस दिया हुआ है। पार्ट सी में बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह आते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आते हैं। पार्ट डी में आप देख सकते हो, फिर ये पेपर 2 में भी पार्ट ए में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पार्ट बी में दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट सी में दिया हुआ है, रेलवे इंजीनियरिंग आपका पार्ट सी में है, पार्ट डी में आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। इसके बाद ये सिविल का सिलेबस काफी बड़ा लेंदी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी अपने मीनू मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप सिलेबस देख सकते हैं। तो देखो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो सबसे पहला काम है आपका सिलेबस देखना, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप सिलेबस देख भी लेना। अब सिलेबस देख लिया, उसके बाद कट ऑफ पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको टारगेट करना है कि भाई आउट ऑफ 850 मार्क्स मेरे को कितना लेके आना है ना। तो देखो यार, इसका एग्जैक्ट सिलेबस मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी, आई मीन कट ऑफ। तो मुझे एग्जैक्ट कट ऑफ की बजाय मैंने कहा एक लमसम कट ऑफ लेके चलते हैं। देखो यार, 2023 और 24-23 में आई थिंक लास्ट पेपर हुआ था, आप देखोगे यहाँ पर ना, तो सिविल की 480 से लेके 540 तक कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। मैकेनिकल में जो रही है, मतलब लास्ट 1 to 2 ईयर जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से, मैकेनिकल की ऑन एन एवरेज 480 से 510 एंड इलेक्ट्रिकल की 480 से 525। बाकी जो ब्रांचेस हैं उनकी कट ऑफ आप लोग एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ब्रांचेस की कट ऑफ रखी है, एंड ये जो कट ऑफ है वो 850 मार्क्स में है। 750 रिटन, मतलब सीबीटी बेस्ड जो है, सीबीटी कह लो या पीवाईक्यू बेस्ड, आई मीन एमसीक्यू बेस्ड जो है, एंड 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। अगर तुम ऑन एन एवरेज 50-500 मार्क्स मांग लो, 500 से 550 ही गई है आउट ऑफ 850, 550 मैक्सिमम आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं। तो अगर मैं इसको 550 डिवाइड बाई 850 करूँ, परसेंटेज निकालूं, तो आउट ऑफ 850 टोटल आप देखोगे तो 55 से 65% ही कट ऑफ जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि 80-90% है ना कट ऑफ चली गई। जैसे आप एसएससी जेई में देखो, मैकेनिकल कट ऑफ आउट ऑफ 500, 425 नंबर में आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पर आप देखो
तो आउट ऑफ 850 टोटल में 55 से 65% ही कट ऑफ जा रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो सिलेबस भी काफी बड़ा है और काफी ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपका जो टारगेट है मेरे हिसाब से, आप जब प्रिपरेशन करें तो आप अपना टारगेट एटलीस्ट 70% मान के चलें कि यार मेरे को 70% तो स्कोर करना ही करना है, दोनों रिटन एज वेल एज इंटरव्यू मिला करके 70% है ना, जो कि 65 से ज्यादा ही है। 20% अगर आप टारगेट मान के चल रहे हो वैसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है। अब चलो यार, सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यार देखो, फोरकास्ट करो एग्जाम डेट। तो मैं आपको बता दूं 2023 में जो लास्ट ये पेपर हुआ था, जब नोटिफिकेशन आई थी और जो पेपर के बीच में 6 से 7 महीने का गैप था, है ना, वी एग्जैक्टली डू नॉट नो कि अभी, क्योंकि एग्जाम डेट यूपीपीएससी ने नहीं बताई है 2025 वाली, बट जो प्रीवियसली पेपर हुआ था उसमें 6 to 7 मंथ्स का गैप था। तो ऑन एन एवरेज तुम मान के चलो तुम्हारे पास 6 महीने हैं यहाँ पर प्रिपरेशन करने के। अब ये जो 6 मंथ्स है इन्हें बहुत अच्छे से आपको फ्रेम करने होंगे एंड इनको डिवाइड करने होंगे, और अपना जो टारगेट है वो 6 मंथ्स का यहाँ पर बना के चलना होगा। मैं यहाँ पे आपसे कहती हूँ कि आप 6 मंथ से ज्यादा टारगेट ना बनाएं, क्योंकि 6 मंथ्स में अगर हो गया है तो 8-9 महीने भी मिल गए तो आपको बढ़िया रहेगा, पर अगर 6 मंथ से कम मिला तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप मिनिमम 6 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ्स का ही टारगेट बना के चले। उसके बाद अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता देती हूँ। देखो यार, क्या है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैं मैकेनिकल का बता सकती हूँ क्योंकि मैं मैकेनिकल की फैकल्टी हूँ, अदर ब्रांच का भी मुझे लगता है ऐसे ही होगा, बट मैं आपको बता दूं मैकेनिकल में जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, मुझे लगा है कि जेई से एक लेवल ऊपर क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे पूछे गए हैं इसमें, ओके, न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं अच्छे खासे। इसलिए आप देखोगे कि सिर्फ 55 से 65% कट ऑफ जा रही है, अदरवाइज तो कट ऑफ 80-90% चली जाती है, क्योंकि पेपर जेई लेवल से थोड़ा ऊपर है और मैं आपको बता दूं गेट से थोड़ा नीचे है। आप ये कह सकते हो कि लगभग गेट को ये टच कर जाएगा बट गेट पहुंचेगा नहीं, ऐसा आप मान सकते हो, पर जेई से डेफिनेटली ये ऊपर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो जेई जैसे आप क्वेश्चंस करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वैसे ही लगभग क्वेश्चन आएंगे, वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको इनोवेशन मिलेगा, नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी ज्यादा मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर होने वाली हैं। तो आप जेई से 1 या 2 लेवल उसको ऊपर मान के चलो और गेट से थोड़ा ही नीचे मान के चलो, लगभग गेट को टच ही कर लेगा, ये आप मान सकते हो। पूरा टच नहीं करेगा तो हाँ, मतलब गेट से थोड़ा ही नीचे और जेई से 2 स्टेप ऊपर आप इस पेपर को मान के चलिए। ये लेवल है, तो प्रिपरेशन भी आपकी वैसी ही होनी चाहिए। तो आओ चलो देखो क्या है। 5 मंथ्स का फुल स्टडी टाइम टेबल आप बना के चलो। फेज 1 में आप सिलेबस कंप्लीट करिए। मान के चलती हूँ आपको अभी कुछ नहीं आता है ना, आपको थोड़ा बहुत सिलेबस आपको किया रखा होगा आपने जेई का, या बिल्कुल भी कुछ नहीं किया होगा, तो आप ये कह सकते हो कि फेज 1 में आपको सिलेबस कंप्लीशन। देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे, ईएससी कर रहे होंगे या जेई वेई की कर रहे होंगे, तो आप लोग देखो सबसे पहले सिलेबस उठा करके मैच कराइए, कितना आपने कवर कर लिया, कितना नहीं किया। जो नहीं किया है उसको पहले फेज में सिलेबस कंप्लीशन आपका टारगेट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीशन आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स जितना भी आपका हो सके उसमें आप करिए। फेज 2 में आप हैवी प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू सॉल्व करिए। हैवी प्रैक्टिस का मतलब इंटेंस प्रैक्टिस, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि 300 क्वेश्चन डेली करो जेई लेवल के, पर ये जेई लेवल तो है नहीं, आप इसको थोड़ा घटा लो। अगर यूपीपीएससी ए मतलब ए लेवल के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप 300 क्वेश्चन दिन भर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी होते हैं और ज्यादा एनर्जी उसमें लगती है। तो मान के चलो 150 से 200 क्वेश्चन डेली आपको करने हैं, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। एंड फेज 3 में रिवीजन एंड मॉक टेस्ट करने हैं, है ना। फेज 3 आपका मिनिमम 1.5 मंथ्स पहले एग्जाम के स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि मॉक टेस्ट एटलीस्ट 1 or 2 मंथ्स बैक बिफोर दी एग्जाम स्टार्ट हो जाने चाहिए। ये फेज 3 में आप करो। तो ये फेज 1 फेज 2 फेज 3 ऐसे 5 मंथ्स को आप इक्वली डिवाइड कर लीजिए। 3 महीने का ये कर लीजिए, 1 महीने कर लीजिए, 1.5 महीने कर लीजिए, ऐसे करके आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करिए। ये तीनों फेज में चलना चाहिए। उसके बाद देखो यार, एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। जब आप सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो तो आपको पेपर 1 पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं एज वेल हिंदी और जीएस सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मिनिमम 10 से 12 या 15 घंटे की स्टडी प्लान आप रखिए ही रखिए, है ना, क्योंकि टाइम कम है। टू ईयर्स नहीं है आपके पास, 2 साल नहीं है आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। हम 5 या 6 महीने की स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 10 से 12 घंटे मिनिमम रखना ही रखना है, और 15 घंटे रखोगे तो और अच्छी बात है ना। तो आप देखो, डिवाइड योर डे 10 आवर्स, मान लीजिए 2 टेक्निकल सब्जेक्ट लेके चलिए और 2 घंटे आप हिंदी और जीएस लेकर के चलिए, है ना। 10 से 12 घंटे का डेली का स्टडी प्लान बनाइए, कंसिस्टेंट स्टडी प्लान बनाइए, बनाना ही पड़ेगा। 15 घंटे का बनाते हैं तो वेल एंड गुड, आप चीजें और ऐड कर सकते हो, क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, रिवीजन ऐड कर सकते हो। तो कंप्लीट सिलेबस इन फेज 1। और ये आप देखो, सिर्फ एक टेक्निकल सब्जेक्ट लेके मत चलो, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट एक साथ लो और जीएस या हिंदी में से कोई एक चीज ले लो, उसको साथ में कवर करते हुए चलो। तो ये चीज आपको 3 से 4 महीने जो भी आपका आप बनाओगे उसके हिसाब से लेके चलो। उसके बाद आपको स्मार्ट टेक्निक लेना है गुड रैंक के लिए। वो क्या है, देखो यार,
जो आप नोट्स बना रहे हैं सिलेबस कंप्लीशन, वो 3 लेवल्स में होने चाहिए। पहला तो जो आप क्लासेस पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल हम भी बैचेस लेके आएंगे, उन बैचेस में अगर आप पढ़ रहे हो तो एक लॉन्ग नोट्स आपके बनेंगे, है ना। उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बनेंगे, उसके बाद ओनली फॉर्मूला। और ओनली फॉर्मूला क्यों बनाना है, देखो जे में हम ओनली फॉर्मूला नहीं बात करते, रीजन क्या है, ओनली फॉर्मूला क्योंकि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। तो इस एक फुल नोट्स होंगे, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स के बाद भी एक सिर्फ फॉर्मूला नोट्स होने वाले हैं। तो 3 स्टेप में जब आप बनाओगे ना, तो उसको बार बार रिवीजन करोगे 10 से 20 टाइम्स, तो वो चीजें आपके डीएनए में घुसने लग जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू ओनली अप्रोच रखें, लास्ट में स्पीड और एक्यूरेसी ही मेन है ना। और मिस्टेक कॉपी बनाना मत भूलें। जो भी आप मिस्टेक करते जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या पीवाईक्यू करते वक्त या एमसीक्यूज करते वक्त, वो मिस्टेक कॉपी बनाएं, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड ही आपकी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको करना है ना। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर और कर लेते हैं। अब ये देखो कि आपको यहाँ पर 5 आवर्स में 750 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक बार मैं इसको जरा कैलकुलेट करती हूँ, 1 मिनट। चलिए जाने देते हैं। देखिए 5 आवर्स डिवाइड बाई 750 क्वेश्चंस आपको, सॉरी 250 क्वेश्चंस आपको करने हैं, है ना। तो लगभग 1 मिनट 20 सेकेंड्स, मतलब 90 सेकेंड्स आपको पर क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब आप देखो, अगर आप एसएससी जेई को देखो, 36 सेकंड्स आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर 90 सेकंड मिल रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि जेई लेवल से थोड़ा ऊपर ही होने वाला है और गेट से थोड़ा नीचे होने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो लगभग 1 मिनट 20 सेकंड्स आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आप अपनी जो प्रैक्टिस करें ना, वो इसी के हिसाब से करें, आप ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है हैंडल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वेटेज इन एग्जाम। मतलब कि आप अगर आप मुझसे कहोगे इफ यू वांट दैट मैं एक वीडियो बनाऊं मैकेनिकल के लिए कि हाईली वेटेज सब्जेक्ट क्या है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो वेटेज है ना लगभग काफी अच्छा डिवाइडेड है। तो जो वेटेज है एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है उसके वेटेज के हिसाब से अगर आप करेंगे तो और बेहतर रहेगा। उसको ज्यादा रिवीजन, उसको कम रिवीजन, ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं लेकर के आऊंगी। एंड डू नॉट स्किप एनी सब्जेक्ट। देखो कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ना जो लोअर वेटेज सब्जेक्ट है उसको स्किप कर देते हैं। अभी देखो एसएससी जे 2025 में क्या हुआ, प्रोडक्शन आता नहीं था मैकेनिकल में, है ना। मैकेनिकल में टोम बहुत कम आता था, वो सब बढ़ गया, है ना। जो लोअर वेटेज सब्जेक्ट थे वो ज्यादा आ गया, जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट थे उसका वेटेज कम हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करने लगोगे तो फिर आप दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना। मेक श्योर आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो और 3 फेज में इसको डिवाइड करके चलो, है ना। एंड उसके साथ साथ डियर प्रिपरेशन फॉर टीचिंग इंटरव्यू, आपको जो इंटरव्यू होना है उसका भी साथ साथ में एक बार आप दिमाग में बैठा के रखो कि आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। एक बार आप रिटन एग्जाम दे लेना, उसके बाद जो इंटरव्यू का है प्रैक्टिस 2 मिनट का इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप लेक्चर देते हैं तो 2 मिनट का इंट्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो। एक आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसका एक 1 आवर का एक लेक्चर तैयार कर लीजिए। एंड उस लेक्चर में मेक श्योर कि आप बहुत सारे सिंपल एग्जांपल्स जो कि डिप्लोमा वाले बच्चे समझ सकते हैं, है ना। जब हम भी पढ़ाते हैं क्लास में आपको बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप रिलेट कर सको, उनको पुट करने की कोशिश करिए। और एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट आपको करनी होगी। कोशिश करिए अपने माइंड में रखिए, ताकि मुझे पढ़ाना भी है तो देखो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो अगर आप उसको पढ़ाने में कैपेबल हो, मतलब वो सब्जेक्ट आपको आता है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप पढ़ा सको, राइट। उस चीज की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। तो मेक श्योर दैट यू डू इट। उसके अलावा पीडब्ल्यू बहुत सारे बैचेस लेके आने वाला है, स्पेशली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू ब्रिंग यूपीपीएससी। हम यहाँ पर यूपीपीएससी जो आपके जो बैच है वो लेकर के आ रहे हैं मैकेनिकल के लिए। एंड ये जो बैच है डियर स्पेशली फॉर लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए होने वाली है। और उसमें हम एक लेवल ऊपर लेके चलेंगे आपको, है ना। जो जेई में हम पढ़ाते हैं उससे हम एक लेवल ऊपर या 2 लेवल ऊपर जो रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के चलेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने लॉन्चिंग भी इसकी हम रखेंगे, और जो बैचेस हैं एक्सक्लूसिवली फॉर मैकेनिकल कैंडिडेट्स वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसमें हम मेक श्योर करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएं जो बेसिकली पेपर में आते हैं जेई से काफी ऊपर। तो ये बैच टोटली अलग बैच होने वाला है जेई से, एंड यू आर गोइंग टू सी अ गुड लेवल। जो पेपर में आता है वो आप देखेंगे हमारे द्वारा। अगर आप चाहते हैं उस लेवल तक जाना, आप चाहते हैं स्पेशली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडब्ल्यू। हमें भी, हमारी टीम को, आपको पता है मैं प्रोडक्शन पढ़ाती हूँ,
जो थर्मल के सब्जेक्ट हैं शहनवाज सर पढ़ाते हैं और जो डिज़ाइन सब्जेक्ट है वो आपको इमरान सर पढ़ाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को भी ले सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मीनू मैम PW, सो आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।